हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैंक पर। आज हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ यानी कि 8 मई की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। करेक्ट क्वेश्चंस के साथ उसका हम करेक्ट आंसर बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। चार ऑप्शंस थे आपके। ए गिरीश चंद्र मुर्मू, बी ऑप्शन था राजीव महर्षि, सी ऑप्शन था के संजय मूर्ति और डी ऑप्शन था विनोद राय, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी के संजय मूर्ति। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने बताया है, इसको आप देख सकते हैं कि के संजय मूर्ति नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग बने और 2025 में वही इस पद पर कार्यरत हैं। कैग भारत का एक संवैधानिक पद है जो अनुच्छेद 148 जो सरकार की आय व्यय को ऑडिट करता है, यानी अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि डब्ल्यूपीएल 2025 का फाइनल किसने जीता। चार ऑप्शंस थे आपके। ए मुंबई इंडियंस, बी ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल, सी ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और डी ऑप्शन है यूपी वॉरियर्स, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई इंडियंस इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यानी कि 2025 का फाइनल मुंबई इंडियंस ने जीता है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी जो डब्ल्यूपीएल है 2025 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर खिताब जीता। यह मैच 15 मार्च 2025 को मुंबई में खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 8 रन से जीत दर्ज की, किसको, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्वी तट रेखा भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है। चार ऑप्शंस थे आपके। ए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सी ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात और डी ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यह पूर्वी तट रेखा भारत के राज्यों को जोड़ती है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित पूर्वी तट रेखा पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। आपके चार ऑप्शंस थे। ए बंगाल, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि जो पाइका विद्रोह है वह उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि पाइका रेवोल्यूशन 1817 में उड़ीसा में हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ था और इसमें स्थानीय सैनिक वर्ग पाइका ने भाग लिया। इसके प्रमुख नेता बख्शी जगबंधु थे, जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में क्या जोड़ा गया था। चार ऑप्शंस थे। ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, बी ऑप्शन था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्राप्त प्रदान करना, सी ऑप्शन था सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और डी ऑप्शन था आपका पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि 86 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार और मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 ए के में एक नया कर्तव्य जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादक किसके द्वारा किया गया था। चार ऑप्शंस थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी लाला लाजपत राय, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्होंने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। महात्मा गांधी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। यह एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसके माध्यम से गांधी जी ने अपने विचार, नीतियों और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित संदेश जनता तक पहुंचाए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत में चालीसा दल, जिसे हम तुर्कान ए चहलगानी कहते थे, का गठन किसके द्वारा किया गया था। चार ऑप्शन थे। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन था इल्तुतमिश, सी ऑप्शन था बलमन और डी ऑप्शन था आपका अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि इल्तुतमिश का एकदम करेक्ट आंसर था, जिसने चालीसा दल यानी कि तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। इल्तुतमिश का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि शम्स उद्दीन इल्तुत
इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी चालीसा दल का गठन किया था। यह 40 प्रभावशाली तुर्क अमीरों का समूह था जो प्रशासन और शासन के लिए सुल्तान की मदद करता था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस बंदरगाह से सबसे अधिक माल ढुलाई और व्यापार होता था? ऑप्शन थे: ए कांदला, बी ऑप्शन था लोथल, सी ऑप्शन था आपका मुजरिस और डी ऑप्शन था आपका ताम्र लिपि, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी लोथल। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसमें सबसे अधिक माल ढुलाई और व्यापार होता था। लोथल बंदरगाह इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था जो वर्तमान गुजरात में स्थित है। यह दुनिया का सबसे पुराने ज्ञात डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है। लोथल से मेसोपोटामिया आदि क्षेत्रों के साथ समुद्री व्यापार होता था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1990 से 91 के दौरान भारत के जीडीपी में किस क्षेत्र ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की थी? चार ऑप्शन थे आपके: ए प्राथमिक क्षेत्र कृषि, बी ऑप्शन था द्वितीय क्षेत्र उद्योग, सी ऑप्शन तृतीय क्षेत्र सेवा और डी ऑप्शन था निर्माण क्षेत्र, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि तृतीय क्षेत्र सेवा इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो 1990 से 91 के दौरान जीडीपी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की थी। तृतीय सेवा क्षेत्र थी जो सेवा। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया 1991 के आसपास के समय भारत में सेवा क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ने लगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? ऑप्शन थे: ए अनुच्छेद 39 ए, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 39 डी, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 41 और डी ऑप्शन था आपका अनुच्छेद 42, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39 डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो महिलाओं के लिए समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन प्रावधान था। अनुच्छेद आर्टिकल यानी कि 39 डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत अनुच्छेद 39 डी में यह प्रावधान किया कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दमन और दीव या पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक के रूप में कौन कार्य करता है? बी ऑप्शन, चार ऑप्शन थे आपके: ए मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन था राज्यपाल, सी ऑप्शन था उपराज्यपाल या प्रशासक और डी ऑप्शन था आपका राष्ट्रपति स्वयं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपराज्यपाल या प्रशासक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर चलता है, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से वहाँ के उपराज्यपाल यानी कि जो एलजी या प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इस कि 1928 में गुजरात में हुए प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपके चार ऑप्शन थे: ए महात्मा गांधी, बी ऑप्शन था विठल भाई पटेल, सी ऑप्शन था सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन था आपका महादेव देसाई, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो गुजरात में हुए प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह आंदोलन किसानों पर बढ़े हुए करों जो टैक्स के विरोध में था। इस सत्याग्रह की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी इस बारडोली सत्याग्रह के बाद। इसी को हमने अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि यदि कोई फाइल कंप्यूटर में पहले से सेव है और आप उसकी एक कॉपी दूसरी जगह भी बनाना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? चार ऑप्शन थे आपके: ए कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस पी, बी ऑप्शन था आपका कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस बी, सी ऑप्शन था आपका कंट्रोल प्लस एस और कंट्रोल प्लस ए और डी ऑप्शन था आपका कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस बी, यानी कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है और कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट होता है। यही इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने बताया है कि कंट्रोल प्लस सी से कॉपी से फाइल को कॉपी बनाई जाती है और कंट्रोल प्लस बी से जैसे पेस्ट होता है इसे दूसरी ओर जगह पेस्ट किया जाता है। यानी ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन था आपका कि संसद में दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित होने के बाद उसे कानून बनाने के लिए अंतिम सहमति जो हस्ताक्षर कौन देता है? चार ऑप्शन थे: ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन था प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन था राष्ट्रपति और डी ऑप्शन था लोकसभा अध्यक्ष, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि
कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ इंडिया के अनुसार जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे मार्ग जो रूट है की कुल लंबाई लगभग कितनी थी? चार ऑप्शन थे आपके। ए 58,250 किलोमीटर, बी ऑप्शन था 67,956 किलोमीटर, सी ऑप्शन था आपका कि 75,100 किलोमीटर और डी ऑप्शन था आपका 82,400 किलोमीटर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 67,956 किलोमीटर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे के अनुसार 31 मार्च 2020 तक भारत में कुल रेलवे रूट की लंबाई 67,956 किलोमीटर थी। यह दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है और जो पूरे देश को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्राचीन दक्षिण भारतीय संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? चार ऑप्शन थे। ए संस्कृत, बी ऑप्शन था तमिल, सी ऑप्शन था तेलुगु और डी ऑप्शन था आपका कन्नड़। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी तमिल इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो प्राचीन दक्षिण भारतीय संगम मुख्य साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। तमिल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि संगम लिटरेचर प्राचीन दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण साहित्य है जो मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है और यह साहित्य लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच रचा गया और इसमें उस समय की समाज, संस्कृति और जीवन का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन की तुलना में भारत में के साथ अधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? चार ऑप्शन थे। ए पाकिस्तान, बी ऑप्शन था आपका नेपाल, सी ऑप्शन था बांग्लादेश और डी ऑप्शन था आपका म्यांमार, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश का एकदम करेक्ट आंसर था। जो चीन की तुलना में भारत से सबसे अधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश का एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो लगभग 4,096 किलोमीटर है। यह सीमा भारत चीन सीमा जो 3488 किलोमीटर से अधिक लंबी है, इसलिए बांग्लादेश चीन की तुलना में भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध आर्थिक नीति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी? चार ऑप्शन थे आपके। ए बाजार नियंत्रण नीति, बी ऑप्शन था एकता प्रणाली, सी ऑप्शन था आपका राजधानी परिवर्तन और डी ऑप्शन था आपका सिजदा और पावोस, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाजार नियंत्रण प्रणाली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इसका एकदम करेक्ट आंसर था जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रसिद्ध नियंत्रण बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। इस नीति के तहत वस्तुओं के दाम निश्चित किए गए, जमाखोरी पर रोक लगाई गई, बाजार की निगरानी के लिए अधिकारियों को नियुक्त की गई। इसका उद्देश्य सेना और जनता को सस्ते दामों पर वस्तुएं उपलब्ध कराना था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 21 जून को मुख्य रूप से ग्रीष्म संक्रांति कहाँ होती है? चार ऑप्शन थे आपके। ए दक्षिणी गोलार्ध, बी ऑप्शन था उत्तरी गोलार्ध, सी ऑप्शन था भूमध्य रेखा और डी ऑप्शन था आपका दक्षिणी ध्रुव, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी उत्तरी गोलार्ध इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो 21 जून को मुख्य रूप से ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में होती है, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में होती है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि समर सोलिस्टिक 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति होती है। इसी दिन सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वाहनों में उपयोग होने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? चार ऑप्शन थे आपके। ए बर्नौली का सिद्धांत, बी ऑप्शन था पास्कल का सिद्धांत, सी ऑप्शन था आर्किमिडीज का सिद्धांत और डी ऑप्शन था आपका न्यूटन का तीसरा नियम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी पास्कल का नियम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिद्धांत पर कार्य करता है, पास्कल का नियम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया हमने कि पास्कल लॉ के अनुसार किसी बंद द्रव में लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक में जब ब्रेक पैडल दबाया जाता है तो ब्रेक द्रव को दबाव बनाता है। जब दबाव ब्रेक शू यानी कि पैड तक समान रूप से पहुंचता है, इससे पहियों पर बल लगता है और वाहन रुकता है। इसलिए हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जुलाई 2025 में तुर्की ने 970 किलोग्राम वजन वाले अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का अनावरण किया। उसका नाम क्या है? ऑप्शन थे आपके। ए टाइफून, बी ऑप्शन था गजाब, सी ऑप्शन था
गोकडोगन और डी ऑप्शन था आपका शोमर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी गजाब, इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। गजा बम तुर्की द्वारा जुलाई 2025 में पेश किया गया एक शक्तिशाली पारंपरिक बम है, इसका वजन लगभग 970 केजी है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में के विफल होने का मुख्य कारण क्या था। चार ऑप्शन थे आपके। ए, परमाणु अविभाज्य नहीं है। बी ऑप्शन था सभी परमाणुओं का भार समान होता है। सी ऑप्शन था परमाणु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते। और डी ऑप्शन था परमाणु केवल ठोस होते हैं। ठोस केवल ठोस होते हैं। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, परमाणु अविभाजित नहीं है, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड एटॉमिक थ्योरी के अनुसार परमाणु को अविभाज्य माना गया है, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे उप परमाणु कणों की खोज हुई और यह सिद्ध हो गया कि परमाणु को और छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अदालती कार्रवाई की लाइव रिकॉर्डिंग और एआई आधारित ट्रांसक्रिप्शन तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। चार ऑप्शन थे आपके। ए, दिल्ली उच्च न्यायालय। बी ऑप्शन था केरल उच्च न्यायालय। सी ऑप्शन था आपका गुजरात उच्च न्यायालय। और डी ऑप्शन था इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, गुजरात उच्च न्यायालय, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। गुजरात हाई कोर्ट इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। गुजरात हाई कोर्ट भारत का पहला उच्च न्यायालय बना जिसने एआई आधारित स्पीच टू टेक्स्ट तकनीक का उपयोग कर अदालती कार्रवाई को लाइव रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चन मिले हैं उसका हमने 100% आपका एनालिसिस किया है। 100% एनालिसिस किया, करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका हमने करेक्ट आंसर बताया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।